खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब को ज़हमत दी है। उनका तारुफ करवाना मेरे लिए ऐसा ही है कि एक चिराग सूरज को रोशनी दिखाए। हिस्टोरियन है, हमें वक़्त देते रहते हैं। माफ़ कीजिएगा, हिस्टोरियन नहीं है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। मैं आई स्टैंड करेक्टेड। और आज हमने डॉक्टर साहब को इसलिए ज़हमत दी है, क्योंकि देखने वाले ये जानते हैं हम गाहे-बगाहे उन तमाम लोगों की ज़िंदगियों के बारे में भी बात करते हैं, जो हमारी तालीम और तदरीस का सिलसिला करते हैं। क्योंकि उस तालीम के अलावा वो एक इंसान भी है और जैसे डॉक्टर साहब खुद कहते हैं कि इंसान ही इंटरेस्टिंग होता है। तो आज डॉक्टर साहब की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ सुनते हैं। इश्तियाक साहब खैरियत से हैं आप? बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत देर के बाद लास्ट टाइम हमने जोगिंदर नाथ बंडल पे किया था प्रोग्राम, ऐसे जो मैं देखता हूँ आज तक लोग उसको फॉलो करते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी वी आर डूइंग इट अगेन। थैंक यू। और बोलो अब्बास। बिल्कुल ठीक और आपकी बेहद मेहरबानी कि आपने याद रखा कि हमने लास्ट टाइम किया था बिकॉज़ यू आर ऑब्वियसली अ बिग मैन विद अ लॉट ऑफ कनेक्शंस। आपने इस नाचीज़ को याद रखा, आपकी बहुत बेहद मेहरबानी। बिग मैन रेपुटेशन आई नेवर एंटरटेन, आई नो आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन, दैट्स माय ग्रेट स्ट्रेंथ। थैंक यू इश्तियाक साहब। इश्तियाक साहब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास एक लफ्ज़ या बहुत मुख्तसरन चंद अल्फाज़ हों, तो आप खुद को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? ये सबसे मुश्किल होता है क्योंकि आदमी अपनी बेस्ट प्रोजेक्शन क्या कर सकता है। बात यह है कि आई ग्रू अप विथ अ सेंस ऑफ जस्टिस, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द मेरी अपनी जिंदगी में माहौल के अंदर, मुआशरे के अंदर जनरली नाइंसाफियां बहुत नजर आती थी। गरीबों के साथ, वर्कर के साथ, दुकानों पे जो बच्चे काम करते हैं उनके साथ। और कोई सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं होगी कि दैट बिकेम एन एसेंशियल कंसर्न फॉर मी, कि मैं जहां पे कोई नाइंसाफी या जुल्म वट आप कह सके हो रहा है, उस पे मैं अपनी आवाज उठाऊं। मैं, आपको पता है, कोई रिलीजियस आदमी नहीं हूं, लेकिन एक रसूलुल्लाह की हदीस है कि अगर आप कहीं जुल्म होता देखें तो आगे बढ़ के उसको रोकें, हुँ, और अगर आप रोक ना सकें तो कम से कम आप ओपनली उसको कंडेम करें। और अगर वो भी ना कर सके माहौल की वजह से, तो अपने दिल में उसको कंडेम करें। फॉर मी दिस इज अ यूनिवर्सल मैसेज। मेरा फलसफा ये है कि जैसे जीसस क्राइस्ट की एक स्टेटमेंट है ना, लेट हिम हु वाज नॉट सिन्ड कास्ट द फर्स्ट स्टोन। इस तरह ही प्रॉफेट मोहम्मद की ये जो एक हदीस है, ये मेरे ख्याल से एक यूनिवर्सल मैसेज है। इस तरह ही बुद्धा का जो है कि ह्यूमैनिटी इज ऑल इन पेन एंड सफरिंग, और उसको कम करना ही इंसानियत है। ये इस किस्म के जो आप यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स जहां से भी आए, हो सकता है उनमें से कोई ना कोई आपको इंस्पायर करे, या वो सभी आपको इंस्पायर करती हो। तो शायद मे बी आई बिलीव, अब हो सकता है मेरी अपनी जिंदगी में मैं इंसाफ ना कर सकता हूँ, हाँ जी, अपनी पावर को मिसयूज भी करता हूँ, विच आई एम अवेयर ऑफ, ये हो जाता है, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई हैव टेम्पटेशंस एंड ऑल दैट। तो सेल्फ क्रिटिकल भी होना पड़ता है अपने आप पे। बट आई थिंक आई एम ड्रिवन बाय अ कंसर्न कि मेरी जो भी, जिस पे भी मैं बात करूं उसमें कहीं ना कहीं इंसाफ या नाइंसाफी के खिलाफ कमेंट हो या प्रोटेस्ट हो। दैट्स हाउ आई वुड डिफाइन माई सेल्फ। दिस इश साउंड्स वेरी हाई फ्लोन एंड आई एम अ बिट स्कैर्ड मेकिंग सच अ स्टेटमेंट। ठीक है। इश्तियाक साहब, आई थिंक यू कैन आई डू नॉट यूजुअली गिव अबाउट माय ओपिनियंस, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो तसानीफ़ है और जितना आपने हमारी तालीम और तदरीस की है, नाउ यू हैव अर्न्ड अ पॉइंट कि जहाँ आप अपने बारे में हाई फ़्लोन हो सकते हैं। चलें, थैंक यू, वेरी काइंड। थैंक यू। इश्तियाक साहब, मुझे अपने ज़रा वालिदैन के बारे में बताइए। इश्तियाक साहब के वालिदैन किस तरह थे? देखिए, मेरे वालिद जो हैं वो हम एक ट्रेडिशनल मिडिल क्लास लाहौर की फैमिली के हैं। हमारे बुजुर्ग जितना भी पीछे जा सके तो हम लाहौर से ही एसोसिएटेड हैं। और तो
मेरे दादाजी जो थे वो फार्मर थे, who worked hard and had earned enough कि अपने सब बच्चों को उन्होंने घर दिए हुए थे। उनके 2 फार्म भी थे। सो वी वर ट्रेडिशनल मिडिल क्लास, कह सकते हैं आप, बरेलवी किस्म के जो मुसलमान नहीं होते, उनमें से हमारे कोई ताए और उनके बेटे वो देवबंद से भी मुंसलिक हो गए। एक हमारा कजन जो है वो शिया भी हो गया था, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ इमाम हुसैन। तो इस किस्म का बैकग्राउंड है हमारा, समझ गए आप। वाले साहब जो है, माय ग्रैंडफादर वांटेड हिम टू बी अ लॉयर, बट माय फादर वेंट एंड जॉइंड, पहले वो मजलिस एरार में रहे, और एट द एज ऑफ 16 ही वाज पार्ट ऑफ अ जैश जो लाहौर से जा रहा था कश्मीर की तरफ, व्हेन दे वर अरेस्टेड आई थिंक, और रावलपिंडी में उनको सजाएं हुई, क्योंकि ये वहां पे एक महाराजा के खिलाफ मुसलमानों की एजिटेशन चल रही थी। तो ही वाज जस्ट 16। हुआ ये था, घर से निकले थे शायद स्कूल या कॉलेज जाने के लिए, बाहर आके तो जो है ना वो बस्ता, वो उस जमाने में नीची होती थी ये या विंडोज, वो फेंक दी एंड देन ही वेंट। जो सजा हुई शायद 2-2 साल की हुई थी या वटेवर, ये था कि आप माफी मांग के ना तो घर वापस आ सकते हैं। और जो इनका बताया जाता है, जो इनको लीड कर रहा था वो एक पोएट था, चिश्ती, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने माफी मांगी और वापस आ गए। बट माय फादर डिड नॉट। तो जब वो वापस आए तो मुजंग के लोगों ने फिर उनका एक रिसेप्शन दिया, और मजलिस एहरार के जो लीडर थे अताउल्लाह शाह बुखारी, वो आए और वहां पे उसमें उन्होंने कहा कि बेटा तुम गाजी हो। तो अब्बा जी के नाम के साथ जो टाइटल है वो गाजी इस्तेमाल करते हैं आज भी। बूंदपुरा मुजंग जो हमारा ये ट्रेडिशनल इलाके हैं, वहां पे एक स्ट्रीट है गाजी स्ट्रीट, वो मैंने जाके लोगों को दिखाई भी है कि देखो हमारे बुजुर्गों का नाम इस मुजंग की हिस्ट्री में हमेशा के लिए। वालदा जो मेरी हैं वो बेसिकली शी केम फ्रॉम अ यूपी बैकग्राउंड, लखनऊ। तो वो खुद, शी वॉज अ वेरी सेंसिटिव लेडी। बाद में वाले साहब के और मेरी मदर का वो हो गया डाइवोर्स, एंड देन शी वेंट एंड लिव्ड इन कराची। आई यूज्ड टू गो एंड मीट हर ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। तो एक वो भी बैकग्राउंड थी मेरे साथ। तो दैट्स आई थिंक आई हैव स्पोकन मोर देन आई हैव डन एवर बिफोर। आपको बता दिया मैंने। बहुत शुक्रिया। हम इस पे आगे बात करेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और मैं एक और सीरीज भी कर रहा हूँ कि डिवोर्स एक इंसान के जहन पर क्या असर डालती है। और क्या ये चीज? डिवोर्स, तलाक, एक घर में जी, एक इंसान के ठीक है जहन पे असर क्या डालती है, और जी। आप शायद हमें वो पर्सपेक्टिव दे सकें कि एक तलाक बच्चों के जहन पे क्या असर डालती है। मुझे तो आई वॉज 3 years old, मुझे आज तक इट मस्ट बी वन ऑफ द अर्लीस्ट मेमोरीज आई हैव कि हमारे घर से सामान जो है ना जो जा रहा है, और बिल्कुल घर के सामने एक मदर ने किराए पे घर ले लिया था बिफोर शी मूव टू कराची। वो चंद साल लाहौर में भी रही। हाँ जी। तो दैट वाज द ट्रॉमा दैट माय मदर वाज नो लॉन्गर इन दैट हाउस। उसके बाद हुआ क्या, ये भी सुन ले। ये हमारा घर है बिल्कुल अक्रॉस, ये किराए वाले घर में वो रहती थी। तो उस जमाने में एक नुमाइश लगी थी, इंडस्ट्रियल, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल फेयर इन पाकिस्तान, नया नया पाकिस्तान बना था। तो मुझे याद है, हम कौन मुझे लेके गया फैमिली से, तो वहां पे एक बंदा अपने आप को आग लगा के जंप करता है पानी में। तो व्हेन आई केम बैक होम आई केप्ट ऑन सेइंग टू माय मदर कि मैंने भी यही करना है। तो अम्मी ने शायद 1-2 मुलाजिम या बाकी जो थे उनको कहा था इस पे नजर रखो, ये बड़ा जोशीला है। एक दिन nobody was there and I was at the top, और नीचे मेरी वालदा बैठी हुई थी। वो ये खुलता था घर के अंदर वो। हाँ जी। जी। तो आई सेड कि मैं छाल मारने लगा हूं एंड आई जंप्ड। मेरे ख्याल से इट वाज अबाउट 12 फीट, और नीचे का फर्श मुझे आज तक याद है, इट वाज रेड, वो जो होता है प्लास्टर्ड। सो इट वाज अ हॉरिबल
thing which happened to me. तो मेरी माँ ने वैन करना डाल दिया कि पहले मेरा घर लुटा है, अब मेरा बच्चा जा रहा है। खैर मुझे इतना भी याद है कि अब्बा जी और ये मुझे लेके, सर्दियों के महीने थे वो, मुझे आई डोंट नो एट द एज ऑफ 3, दिस इज आई एम बॉर्न 47, दिस हैपेंड 50 तो मुझे ये उठा के ले गए। मुझे उनका नाम भी याद है, अभी तक याद है कि मैं उनके वो जो है ना डॉक्टर के बेड पे लेटा हुआ हूँ, डॉक्टर नजीर, चौधरी नजीर, बहुत नेक आदमी थे हमारे इलाके के डॉक्टर। तो वो मुझे हाथ लगा रहे हैं, यहाँ दर्द होती है, इत्थे तैनू होती है दर्द। आई वाज सेइंग कि नहीं मुझे तो दर्द ही नहीं होती। तो जो मुझे बताया गया, उन्होंने कहा कि अगर रात ये बच्चा इसने गुजार दी देन देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर कुछ हो तो आप इसको हॉस्पिटल ले जाएं। बट नाउ आई एम 75 एंड सर्वाइविंग दैट ग्रेट फॉल। तो वो उस डिवोर्स का ही एक एक्सप्रेशन होगा, समझ गए? आई हैड दैट टेंशन इन मी विच केम आउट। और एक जमाने में, उस जमाने में एक अखबार होता था जिम्मेदार जी। ये मौलाना वो क्या थे, क्या नाम है यार, जफर अली खान मेहल उसके एडिटर थे, या उनके बेटे थे समथिंग। उसके अंदर ये खबर भी आई थी दैट a child went to the industrial fair and then he jumped. तो that's my background. ठीक है? अगेन आपकी जिंदगी से कुछ और सवाल बनता है, लेकिन एक छोटी सी बात मुझे बताइए, बिकॉज मैं इसको बिल्कुल आखिर में करेक्ट करूंगा अपने एक सवाल से कि आप 47 में पैदा हुए, तो मतलब ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि आपने पाकिस्तान के को अवाइल से देखा। उस वक्त लोगों का जोशो खरोश कैसा था? उस वक्त लोगों की क्या सेंटिमेंट्स थे, क्या 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 आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखें, ये उस जमाने में अभी अभी पार्टीशन हुई थी, और हमारा जो है ना टेम्पल रोड लाहौर, अगर आप लाहौर से वाकिफ हैं, ये माल रोड को टच करता है, इधर रीगल सिनेमा से ये मुजंग चुंगी की तरफ आता है, हाँ जी, और उधर ये कनेक्ट करता है विद बीडन रोड। तो ये बड़ा सेंट्रल है उस जमाने के अप स्केल मिडिल क्लास जो लोकेलिटीज बनी थी आउटसाइड द वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर। ठीक है? तो व्हाट वर वी डिस्कसिंग कि उस वक्त हाँ, वो माहौल, उस पे ज्यादातर जो मैं घर में और जो मोहल्ले में रोड पे दुकानदारों के पास खड़े होके सुनता था, वही तो पार्टीशन में जो आग लगी थी वहां पे, एक कारपेंटर को मारा गया था, वही बातें ज्यादातर होती थी। और यानी उस जमाने में लाहौर वो 7 लाख का ये शहर था, बहुत पेटीट ब्यूटीफुल सिटी, बसें टाइम पे चलती थी, सफाई रोड्स की सारा कुछ होती थी, लोग बड़े अच्छे थे, अभी तक वही ट्रेडिशनल लोग थे। मैंने ये भी कहते सुना कि ये जो हिंदू और सिख यहाँ से गए हैं वो बहुत नेक लोग होते थे, ज्यादातर लोगों ने यही कहा है। कुछ ने ये भी एतराज किया कि देखो ये जो जात बात वाला चक्कर था ना, उनके घर चले जाएं तो पानी हमें नहीं थे पिलाते, ये दोनों किस्म के एक्सप्रेशंस थे। लेकिन पब्लिक डीलिंग में उनकी नेकी पे ज्यादा जोर दिया गया कि वो भला मानस लोग थे। तो फॉर्मेटिव फेज के अंदर मुझे ये भी याद है कि लोग, हमारी जो मिडिल क्लास लोग थे, वो बिंदी भी लगाते थे, साड़ी भी पहनी जाती थी। लड़कियां जो अभी कॉलेज जाना शुरू थी वो बड़ी स्मार्ट ड्रेस साइकिलों पे जाती थी, सलवार कुर्ता पहनती थी। ये बुरके का रिवाज, बुरके वाले वो थे जो ना स्कूल भेजते थे ना कॉलेज भेजते थे। सो दिस थिंग विच हैज कम बैक, ये तो इरानियन रेवोल्यूशन ने सारी दुनिया में इस्लामिक स्टेट को एक नया मॉडल दिया। उसके बाद सऊदियों ने कहा कि इसको हम चैलेंज करेंगे, तो दोनों ने एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया सारी दुनिया में। तो और फिर अमेरिकन ने अफगान जिहाद के अंदर मुसलमानों को ये एक्सट्रीमिज्म के अलावा कत्ल आम का भी सिलसिला सिखाया, जिसका आज तक सत्यानाश हो गया है मुस्लिम सोसाइटीज का। तो पाकिस्तान ऑफ द अर्ली फेज वाज फाइन। ठीक है, जो लोग वहां से भागे थे उनका दुख दर्द वो मेरी किताब में आ गया है पार्टीशन वाली में।
उनके मुतालिक उनको लोग याद भी करते थे, उनकी नेकियों को। ऐसे है। अगर मैं इसको स्पेसिफिकली, क्योंकि एक चीज तृष्णा रह गई, उस वक्त के मुसलमानों का इस बारे में क्या ख्याल था कि हमने आजादी किस तरह ली है, और वो आजादी को किस तरह देखते थे, कितनी कदर या नाकदरी करते थे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हमारा अपना घराना जो था वो अहरार, हाँ, बाद में वालिद साहब ने जब देखा कि अहरार जो है वो ये क्या कहते हैं सेक्टेरियनिज्म में शिकार है, तो ही जॉइंड अ मोर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन खाकसार, और वो खाकसारों के मुजंग के इलाके के सलार थे, यानी कमांडर। मशहूर है कि एक दफा वो मिलिट्री परेड हो रही थी और अलामा अनायतुल्लाह खान मशरकी जो इनके ओवरऑल हेड थे, सुप्रीम अमीर, ही स्टेप्ड आउट फ्रॉम द परेड रूल्स। तो अब्बा जी ने जो है ना बैंत उनकी लातों पे मार दिया था। तो मेरे वालिद साहब का जो मिलिटेंट है ना एक फ्रीडम, लोगों ने बड़ा बुरा मनाया कि आपने अमीर के साथ ये कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, डिसिप्लिन के खिलाफ इन्होंने किया था, एंड अलामा ने पता नहीं किस तरह हिम्मत करके उस पर शोर नहीं मचाया। सो दैट्स माई फादर्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स। उस किस्म का जोश तो मेरे अंदर नहीं आया, लेकिन मेरे पेन के अंदर इस किस्म का ही एक डायरेक्शन है। ठीक है जी। इश्ताक साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्योंकि आपने हमें अपने घर के बारे में बताया, आपका वालिद और वालिदा से रिश्ता किस तरह था? और इसी को ऐड कर लीजिए कि उनकी अलहदगी ने जहाँ आपको कुछ ट्रॉमा दिया जिसका आप ज़िक्र कर चुके, कोई स्पेसिफिक नाराज़गी थी, या आप समझते थे कि इन साहिब या इन साहिबा की वजह से म मसला खराब हुआ है, घर बच सकता था? आई ऑलवेज बिलीव दैट माई फादर ही मैरिड अनदर लेडी। अब मैं उसमें असल में फैमिली में जाना जी, नहीं जी, जी। चाहता। ठीक है, ठीक आई है, ग्रू अप विद माई स्टेप मदर, ठीक है। तो आई वेंट टू स्कूल वाइल लिविंग विथ हर। ये उस जिंदगी के रोल आई डोंट वांट टू डिस्कस। हो ठीक है, सकता है हम छोड़ मेरे देते हैं। अंदर कुछ रंज भी हो, हाँ जी, लेकिन आफ्टर ऑल वी लिव्ड विथ हर व्हेन आई वाज 3 years ओल्ड एंड आई ग्रू अप। तो वो माहौल में भी कई खुशियों के दिन भी हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। समझ गए आप? तो लेट्स नॉट डिस्कस दैट ठीक है, चैप्टर। ठीक है। इश्तियाक ठीक है, साहब, बिकॉज दैट्स टू हर्टफुल फॉर मी। ठीक है, आई और फिर अंडरस्टैंड। अब ये भी है कि मेरी स्टेप मदर इज अलाइव, तो वो अगर सुनेंगी तो हर्ट होंगी। आई डोंट थिंक एट दिस एज आई वांट टू हर्ट एनीवन। सर्टेनली, मेरी अपनी रिजेंटमेंट जो है वो मेरे साथ ही है, बट आई डोंट वांट टू ब्लेम अदर्स। शादी तो मेरे वालिद ने उनसे की थी ना, तो आई शुड बी ब्लेमिंग माई फादर। लेकिन मे बी माई फादर हैड सम कंप्लेंट्स अबाउट माई मदर which also are genuine, but I always believed that my father was unfair to my mother. But now when I think about it, ये अच्छा है आपने पूछ लिया है। My father sent me to St. Anthony's High School, जो एक एलीट स्कूल था। हम आम मिडिल क्लास लोग थे। तो अक्सर होता है कि जब आदमी दूसरी शादी करता है तो उस औलाद को भी निग्लेक्ट कर देता है। उन्होंने बिल्कुल हमें निग्लेक्ट नहीं किया। ही गेव अस द बेस्ट स्कूलिंग। बल्कि उन्होंने तो ये भी किया था कि जो नीचे की दुकानें, उनका किराया जो हमें आता था वो उन्होंने मुझे दे दिया हुआ था। और मेरे घर के नीचे एक बैठक थी जिसमें शाम को सब लोग आ जाते थे, एंड इट वाज एन ओपन इनविटेशन। हमारे घर में ये रिवाज है, मेहमान नवाजी पे बहुत जोर। मेरे दादा भी बड़े खैरात करते थे विद इन हिज। तो अगर मुझे किसी से प्रेजुडिस है तो कंजूस लोगों से। कंजूस लोगों को आई फाइंड देम अनबेरेबल, क्योंकि अगर आपके पास है तो आपका हाथ खुला होना चाहिए। तो ये मेरे फादर से मैंने लर्न किया, मेरे फादर ने मेरे दादा से लर्न किया। ठीक है। अलबत्ता अपनी मदर को फिर मैं, व्हेन आई ग्रू अप आई वाज इन स्वीडन, मैंने उन्हें स्वीडन बुला लिया अपने पास। 10 साल वो मेरे पास ही रही। उसमें झगड़ा भी हुआ व्हेन आई गॉट मैरिड। तो होता ये है कि द मदर डजंट गेट अ चांस टू लव हर हस्बैंड एज मच एज शी इन्वेस्ट द लव इन हर सन। लेकिन जब सन की अटेंशन अपनी बीवी की तरफ जाती है तो एक और झगड़ा हो जाता है। आज आपके साथ पता नहीं इस मूड में क्यों बातें हो रही हैं। मैंने एक दो दफा कहा भी है कि इफ आई वर टू चूज बिटवीन बीइंग इन द क्रॉस फायर बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तान आर्मी and the war between my wife and my mother, I would prefer being in the firing line between India and Pakistan. क्योंकि
वो फायरिंग है, ये सारी इमोशनल ब्लैकमेल चलती थी। तो माय मदर, जिनको मैं लेके आया था, शी डेवलप्ड अ डिसलाइक फॉर माय वाइफ। माय वाइफ हैज बीन अ ग्रेट ग्रेट कंपेनियन। उसके बगैर जो मैंने इतना अचीव किया मैं कभी ना कर सकता। इट्स गुड कि आप ठीक है, एक्नॉलेज कर रहे हैं, और ये यही ठीक बड़े है। इंसान की एंड निशानी माय वाइफ है। इज अ टर्क, जी, तुर्क है। जी। वो हमारी जो खबासतें होती हैं ना उस कल्चर की, वो उसके, शी वॉज फ्री ऑफ दैट, शी वॉज अ फ्री पर्सन। शी ग्रू अप एज अ प्राउड टर्क। जो कि हमारी तो है ना, हम तो कॉलोनियल माहौल में पैदा हुए हैं। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजों के सामने झुक जाना, ये आज तक हमारी रूलिंग एलिट्स करती रही हैं। लेकिन यू डोंट फाइंड टर्क्स डूइंग दैट। वो तो खुद रूलर रहे हैं दुनिया के। तो मैंने एक और रूप भी देखा मुसलमानों का। इस तरह से बस आपके बचपन के बारे में 2 सवाल, फिर हम आपकी मोहब्बत और जवानी की तरफ जाएँगे। आप भाई अगर आप बताना चाहें ऑब्वियसली, जी जी जी। आपके सिबलिंग्स कितने थे? द रीज़न इज़ कि मैं समझना चाह रहा हूँ कि जिस घर में आप बड़े हुए, उस घर में हाँ, आपने क्या-क्या सीखा? मेरे फादर ने 3 शादियां की। अच्छा, एक शादी तो वो ट्रेडिशनल उस दौर में हो जाती थी, व्हेन यू आर स्टिल वेरी यंग। उनमें से हमारे वाले साहब के 2 बेटे थे, बट द लेडी ही मैरिड वाज विलेज वुमन फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड। आई मेट हर, वो भी जिंदा रही बड़ी देर तक। बट माय फादर गॉट कॉलेज, वो एफसी कॉलेज में पढ़े हुए थे। तो ही सॉर्ट ऑफ देन मेट माय मदर एंड मैरिड हर। तो दूसरी मैरिज में से हम 2 भाई। फिर जो तीसरी शादी उन्होंने की, उनमें से 5 बच्चे हुए। तो आप गिन लें, 9 हो गए हैं, 2 9 हो गए। 1 चाइल्ड आई थिंक, पहली जो वाइफ थी उनमें उनमें से ही डाइड ऑल्सो, आई हर्ड। ठीक, ऐसे है तो 10 ऑल टुगेदर आई थिंक। माशाल्लाह। इश्तियाक साहब, बचपन में, और आप ये नोट करेंगे कि मैं आपको डॉक्टर इश्तियाक नहीं कह रहा, डॉक्टर साहब नहीं कह रहा, क्योंकि मैं अभी बचपन के इश्तियाक को समझना चाह रहा हूँ। कोई इश्तियाक, बात नहीं है, आई डोंट माइंड दैट। हाँ बहुत शुक्रिया। बचपन में हर इंसान ख्वाब बुनता है ना, उस वक़्त का इश्तियाक अहमद, या जो भी जी। आपका निकनेम अगर हुआ करता था, वो क्या बनना चाहता था? एक्चुअली यार, आई वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन। हाँ। और आप अच्छा और गाना वो भी टू, गाते हैं, मैंने देखा है। हाँ जी, मैं गा भी लेता हूँ। तो अच्छा भला गा लेता था तब। देन आई गॉट ब्रोंकाइटिस, तो वो वाला लंग्स की कैपेसिटी नहीं रही। बट माय फादर वाज, आप जानते हैं, मिलिटेंट मुसलमान थे। हाउ कैन यू टॉलरेट कि आपका ही बेटा म्यूजिक के अंदर आ रहा है? तो वो उन्होंने मुझे उस पे रोका। अ, बाद में शायद आई वांटेड टू बी, अब मुझे याद नहीं है, कई चीजें, लड़कियों से इश्क छोटी उम्र में से मुझे हो जाता था, समझ गए ना? तो अगर सो ऑल दैट, आई हैव ऑलवेज फाउंड विमेन a great temptation, if I can say that. ठीक है। तो सो रोमांटिक बेंट ऑफ माइंड, फिल्में देखने का बड़ा शौक। डिड आई वांट टू बी अ डॉक्टर और इंजीनियर जो उस जमाने में? नो, नॉट 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 नथिंग ऑफ द सॉर्ट। I was not very clear what career I wanted, but I think I was cut out to be a teacher. And that career has been a great thing for me. और तो फिर आपकी फॉर्मल तालीम भी एजुकेशन में थी, या आपने आपकी बैचलर्स, मास्टर्स किस चीज़ में था? Sorry, say it again. आपकी जो फॉर्मल तालीम थी, वो भी फिर टीचिंग की तरफ थी, या आपका बैचलर्स, मास्टर्स किस चीज़ में था? यार आवाज सही नहीं आ रही। आई एम नॉट मैं हेयरिंग यू। रिपीट कर देता हूँ। आई एम सो सॉरी, लेट मी फिक्स इट। डॉक्टर साहब, बस मैं ये पूछ कि आपकी जो तालीम थी, वो फॉर्मल तालीम, बैचलर्स, मास्टर्स, हाई स्कूल, अगर आप उसके बारे में बता सकें, वो किन जी, किन सब्जेक्ट्स में था? देखिए, मेरी जो स्कूलिंग है वो तो सेंट एंथनीज हाई स्कूल में हुई। हुँ, उस जमाने में लाहौर में 3-4 स्कूल बड़े मशहूर थे। एक सेंट एंथनीज हाई स्कूल जो कैथलिक मिशन ने बनाया था। एक था कैथीड्रल, जो एंग्लिकन चर्च, इंग्लैंड वाले। और एचएसएन कॉलेज, जो ये जहाँ पे इमरान खान साहब पढ़े हैं, जो नवाबों के लिए था। जी। सो आई वेंट टू सेंट एंथनीज, विच वाज कंसिडर्ड education wise the best among the three. I'm sure the others will contest it, but I'm telling you what I, तो वहां पे I think I was an average student. But when I came to college, I got into FC college. मेरे वालिद साहब भी वहां पढ़े हुए थे।
वहां पे फर्स्ट ईयर से लेके बीए तक 4 साल होते हैं, हर साल मुझे ऑनरेबल मेंशन मिली फॉर हाईएस्ट मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और 1968 के बीए के एग्जाम के अंदर मुझे एक कॉलेज की तरफ से ये एक मेडल था, मेहता चुन्नी लाल गोल्ड मेडल। ये किसी पार्टीशन से पहले किस कोई मेहता साहब होंगे जिन्होंने ये बनाया था। आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री, सो दैट मेडल आई ऑल्सो वन। उसके बाद 4 साल एफसी कॉलेज, देन पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया। वहां पे मेरी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन थी 1970 के सप्लीमेंट्री के एग्जाम में। ये जरा बैकग्राउंड बता दूं ताकि सब डिटेल्स आ जाएं, क्योंकि कई मेरे क्लास फेलो भी तो सुनेंगे ना, तो आई कांट एस्केप टेलिंग यू द ट्रूथ। हुआ ये था कि एक क्लास के अंदर हमारे कुछ स्टूडेंट्स, मेरी क्लास फेलो, उन्होंने वॉकआउट कर दिया, तो वो पेपर हमारा हुआ ही नहीं। जब ये पेपर हुआ तो उसके नंबर के मुताबिक आई गॉट 508 मार्क्स। अलबत्ता जो रेगुलर इम्तिहान हुआ था जिसमें सारे लोगों ने पेपर दिए थे, उसके हाईएस्ट मार्क्स आए थे 486। हाँ, सही। गोल्ड मेडल उसे मिला था बिकॉज उसने ये गवर्नमेंट कॉलेज और बाकी जगह पे भी एग्जाम होता था ना, ये सिर्फ न्यू कैंपस के लड़कों ने वॉकआउट किया था। तो मेरे एक्चुअली नंबर उस साल सबसे ज्यादा है, 508, बट द वन हु गॉट द गोल्ड मेडल बिकॉज ऑफ वन रेगुलर, उसके 486 थे। तो उसको मुबारक हो, बट माई क्लेम दैट माई पोजीशन इज फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टैंड्स कंफर्म्ड। इश्तियाक साहब को पहली मोहब्बत कब हुई थी? मैं भाई बचपन की बात कर रहा हूँ, भाई हम आपकी ज़ौजा तक नहीं आए हैं। हाँ नहीं, क्रश कौन था? कहते हैं कि मैं घर वालों के साथ गया हुआ था, पिक्चर देखने फैमिली गई हुई थी, और उस जमाने में मियाँ AR कारदार जो हैं, जो बॉम्बे के बहुत बड़े फिल्म, एक्चुअली वो लाहौर के ही थे। जी जी जी। हाँ जी, उनकी पिक्चर थी दिल लगी। और कहते हैं कि जब वो गाना गा रही थी ना सुरैया, मुरली वाले मुरली बजा, तो somehow that music affected me and I was rocking in the lap of my mother. So I'm sure the first woman I must have noticed was Suraya. लेकिन अब मोहल्ले की लड़कियों से जो इश्क है वो बेहल ना ही उनका जिक्र किया जाए, लेकिन आई थिंक आई गॉट fascinated by Nargis. Nargis was my all-time idea of a woman I wanted to love. हाँ जी, fortunately my wife Milia looks a little like Nargis, तो एक हद तक वो भी पूरा हो गया मेरा शौक। ठीक है जी। इश्तियाक साहब, इस हिस्से का आखिरी सवाल, इस उम्र के हिस्से तक, क्योंकि आपने हमें मास्टर्स तक बता दिया, उस वक्त तक आपकी अपनी पॉलिटिकल लीनिंग किस तरफ थी? और तब तक जाहिर है पहले इलेक्शंस भी हो चुके थे पाकिस्तान के, तो आप किसको वोट दिया करते थे? वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी मेरे फादर की ग्रेटनेस है कि ही वॉज वेरी लिबरल, इस्लामिक थे, लेकिन उस जमाने के लोग जो पढ़े लिखे थे ना, कॉलेज स्कूल मैट्रिक भी जिन्होंने किया हुआ था, वो भी एक लिबरल माहौल में पैदा हुए थे। तो ही डिडंट माइंड कि मैंने 64 के इलेक्शन में, वो अयूब खान के सपोर्टर थे बहुत प्रोमिनेंट, और मैं मादरे मिलत के कैंप में था और रोज जाके उनके लिए कैंपेन करता था। सो मे बी इट वॉज लाइक अपोजिंग माई फादर। यू नो, कईयों को होता है कि अपने बाप के साथ प्यार भी करते हैं, लेकिन उसके सामने वो अपने आप को असर्ट भी करना चाहते हैं। आई honestly believe that I was my father's favorite son, because academically and all I did ultimately the best. मगर वो for all the reasons दीवारें भी बीच में खड़ी हो गई, it's all right, I should not be complaining, I have done very well. और उनकी अगर मदद ना होती तो हम इतनी अच्छी स्कूलिंग कॉलेज ना कर सकते ना। So he was a caring father in his own way. हाँ जी, जी जी। तो so that's the background. और मैं, क्योंकि पहले इलेक्शंस थी, ये तो रेफरेंडम था। हाँ, इलेक्शन में मादरे मिल्लत, उसके बाद मैं सूफीज्म की तरफ बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था,
और लाहौर के एक बहुत बड़े आलिम थे, हम्म, मौलवी मोहम्मद इब्राहिम अली चिश्ती, वेरी लर्नड मैन। मैं उनके पास जाके उनसे बातें सुना करता था। तो बड़ी देर, और उसके साथ साथ शाम को लाहौर के अंदर ये होती थी, लीडिंग उलमा वुड कम टू एड्रेस पीपल। तो देवबंद के जो, उस जमाने में देवबंदी इसमें ज्यादा, बरेलवी नहीं था करते। हाँ, तो उनकी जाकी तकरीरें मैं सुना करता था। और जब हमारे चंद दोस्त शिया भी थे तो मुहर्रम के ज़माने में हम जाके वो मजलिस अज़ा भी अटेंड कर लेते थे। आई हैड ऑलवेज बीन विदाउट एनी स्ट्रिक्ट ऑर्थोडॉक्सी, समझ गए आप? जी जी बट आई वॉज अ सर्चर, आप कह सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं आया, अब ये भी सुन लें, जी तो वहां पे पहली दफा मार्क्सिज्म की जो है सोच, वो प्रोफेसर खालिद महमूद मरहूम उनकी तरफ से है। ही वॉज अ ग्रेट टीचर, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। उसके बाद आई गॉट कन्वर्टेड टू मार्क्सिज्म, और मैं मजदूर किसान पार्टी के अंदर भी रहा, पंजाब यूनिवर्सिटी का एनएसओ, नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा रहा, जो कि माओइस्ट लीनिंग थी इनकी, विच आई रिग्रेट नाउ, क्योंकि आई थिंक ये भी एक एक्सट्रीम डॉगमेटिक पोजीशन सी थी। उनमें रहते हुए भी आई स्टिल मेंटेन माय राइट टू डिसेंट, जो पसंद नहीं था किया जाता। मसलन एक बात जो हमारे ग्रुप्स में होती थी कि सोवियत सोशल इंपीरियलिज्म इज बिगर देन अमेरिकन इंपीरियलिज्म। आई नेवर एग्रीड विद दैट। मैंने कहा वियतनाम पे बॉम्बिंग कौन कर रहा है भाई? लुक एट दैट, हाउ कैन यू से सोवियत यूनियन इज नंबर वन एनिमी? क्योंकि वो एनिमी चाइना का था तो माओइस्टों ने उसको बना लिया था अपना एनिमी। तो वहां पे भी मेरे ख्याल जो मेरी अपनी है कि आई नेवर सब्सक्राइब टू एनी डॉगमा, लेकिन मेरे पे इंटेलेक्चुअल डेट जो है मार्क्स की बहुत ज्यादा है। साथ साथ लिबरल सोच भी तो मेरे, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, इंडिविजुअल के राइट्स टू बी फ्री एंड टू बी प्रोटेक्टेड, वो भी मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्युनिस्ट सोसाइटीज के अंदर फिर इंडिविजुअल तो बेचारा गायब ही हो गया ना, जो पार्टी ने कहा सबको मानना पड़ा। और उसका अल्टीमेट प्रॉब्लम ये हुआ कि एक दिन सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया। जब तक आप पॉलिटिकल राइट टू डिसेंट नहीं ना देते किसी सोसाइटी में, तो आप पॉलिटिकली मेच्योर नहीं है, ये मैं समझता हूं। और अल्टीमेटली यू पे अ प्राइस फॉर दैट। डेमोक्रेसी के अंदर बड़ी करप्शन है, ट्विस्टिंग है, लेकिन उसके अंदर क्योंकि ओपन डिबेट होता रहता है तो आप एडजस्टमेंट भी साथ साथ करते जाते हैं। नो डाउट पैसे वाले लोग, इन्फ्लुएंस वाले लोग उसको मैनिपुलेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल के लिए अपनी ख्यालात की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये भी मेरे साथ साथ हैं कि आई कंसिडर टुडे माई सेल्फ स्टिल अ मार्क्सिस्ट बट विदाउट अ डॉगमा। मेरे ख्याल से मार्क्सिज्म का जो क्लेम थे फ्यूचर के लिए, वो एक प्रोजेक्शन थी, वो कोई साइंस नहीं थी। साइंस तो एग्जैक्ट होनी चाहिए ना। इफ द थीसिस इज नॉट प्रूवन देन इट्स नॉट अ साइंस, इट्स एन, आप कह सकते हैं कि सोशल साइंसेस के अंदर कभी साइंटिफिक वो जो है ना एक्यूरेसी हो ही नहीं सकती। आप प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि प्रोबेबली ये होगा, ऐसे होगा, बट यू कैन नेवर बी कॉक श्योर, जो कि लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड कंडीशंस में नेचुरल साइंस वाले मुमकिन कर सकते हैं। तो ये डॉगमेटिक कम्युनिस्टों को समझ नहीं आती, वो एक उन्होंने रिलीजन बना लिया हुआ है। हाँ जी, तो फिर उस रिलीजन की बुनियाद पे उनका हर, जिस तरह हम मुसलमान ने कहते हैं कि जी इस्लाम में तो कोई खराबी नहीं है, हाँ जी, ये तो मुसलमानों ने कर दिया, यही वो कहते हैं कि जी मार्क्सिज्म वाज परफेक्ट, ये तो कम्युनिस्टों ने उसका सत्यानाश कर दिया। आई डोंट एक्सेप्ट इट। मैं समझता हूँ हर दौर में एक डोमिनेंट फलसफा जब आता है तो उसमें बहुत स्ट्रेंथ भी होती है, लेकिन वक्त के साथ वो भी चेंज के साथ उसको आगे बढ़ना चाहिए, या वो स्टैग्नेट कर जाता है।
इश्तियाक साहब, इस हिस्से को हम यहीं क्लोज करेंगे। अगर इस हिस्से में मैं कुछ नहीं पूछ सका आपके मास्टर्स तक, तो प्लीज हमें बताइए, तो फिर हम अगले हिस्से की तरफ चलें। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि एफसी कॉलेज में भी आज, क्योंकि अब ये है, तो मेरे चंद प्रोफेसर्स का, मैंने खालिद महमूद साहब का तो जिक्र किया है, साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में एक और मेरे प्रोफेसर थे जिनका भी जिक्र हो जाए, डॉक्टर जाहिद शरीफ। वो, उन्होंने मुझे लिबरल सोच दी थी। तो ये दो टीचर्स मेरे थे जो मेरे डायरेक्ट टीचर्स थे। बाकी और भी वहां पे थे, हामिद हसन किजलबाश बहुत अच्छे टीचर थे, एंड मैनी अदर्स, दे वर डिसेंट पीपल यार। ये हमारे प्रोफेसर जो थे, आई डोंट रिमेम्बर एनीवन। ठीक है। और एफसी कॉलेज के अंदर आई वुड लाइक टू मेंशन प्रोफेसर हिस्ट्री के टीचर थे वकार कुरैशी साहब, शौकत हुसैन सैयद साहब, और एक जिनका मेरे पे बहुत एहसान है, मेरा एक दफा वालिद साहब के साथ झगड़ा हो गया था, ही केम एंड टॉक टू माय फादर, उनका नाम था विलियम फजल मसी। वो बेचारे अभी अमेरिका से कोई डिग्री करके आए थे, उनकी शादी होने वाली थी, तो वो अपने गांव जा रहे थे मुल्तान के करीब, बस का एक्सीडेंट हुआ एंड ही डाइड। एंड टू दिस डे आई फील सो सॉरी फॉर दैट यंग मैन। अब मेरे जो प्रोफेसर थे, ये चंद चीजें, अच्छा है मुझे आपने मौका दिया कि मैं उनको भी कॉम्प्लीमेंट दे दूं जिन्होंने मेरी जिंदगी में मुझे इंस्पायर किया है। ठीक है, जी, इश्तियाक साहब, इस हिस्से के लिए बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी।